तो सबसे पहले देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दो ट्रायंगल को सिमिलर हम कब कहेंगे? तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसके लिए कंडीशन है टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड करस्पॉन्डिंग sides are in ratio or proportion। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हैं या प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये लिया हमने, ए बी सी पी क्यू आर। अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल यदि आर के इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें साइड को भी देखना रहेगा, तो साइड रेशियो में होगी। तो सबसे पहले एंगल्स इक्वल, यहाँ लिख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ऐसा है। एंड दूसरा इनकी साइड्स मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी और क्यू आर का रेशियो इक्वल टू सी ए अपान में आर पी, अगर ऐसा होता है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में, तब आप कह सकते हो देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। ये सिमिलरिटी का साइन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होगा सिमिलर ट्रायंगल्स जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में आती है, तब हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके। अब सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया है वह हम लोग दूसरे उसमें पढ़ेंगे, दूसरी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले इसके बाद कि थेल्स थ्योरम क्या है या बीपीटी क्या है। ठीक है, रफ कर दो। यस सर। ठीक है,
थेल्स थ्योरम, या इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी शॉर्ट में इसको BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो BPT शॉर्ट में ऐसा इसको लिखा जाता है। ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम ये बताती है कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वह लाइन ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के यदि पैरेलल होती है तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में या प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यही कॉन्सेप्ट है BPT का। तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, if a line drawn parallel to, if a line drawn parallel to any side of a triangle, then that line divides remaining two sides in the same ratio or proportion। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और लिख लें हम लोग, इन ए ट्रायंगल, ऐसा लिख लें, इन ए ट्रायंगल, तो और क्लियर हो जाएगा। इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन, इन ए ट्रायंगल से मतलब है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल के हम बाहर ड्रॉ कर दिए किसी एक साइड के पास, तब नहीं होगा। हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वह ट्रायंगल के इन साइड ही होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन दैट लाइन डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया हमने ABC, और इसमें एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया DE, ये DE लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो DE लाइन BC के पैरेलल है। तो जो दिया गया है उसी को हम लोग गिवन बोलेंगे। मतलब इसमें गिवन है कि जो DE लाइन है वह BC के पैरेलल है, और हमें प्रूफ करके बताना है इसमें ये जो लाइन है या रिमेनिंग साइड कौन सी है। अगर DE BC के पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड AB और AC होगी, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो रेशियो है AD/DB और AE/EC यह इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये हमें प्रूफ करके बताना है। गिवन है कि DE लाइन BC के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि AD/DB इक्वल टू AE/EC होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन
इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो डी से हमने AC पर परपेंडिकुलर डाल दिया, डी से AC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या परपेंडिकुलर डाला? जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने DM लिख दिया और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने N कर दिया। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है AB पर और ये लाइन AC पर। ज्वाइन कर दिया DC को और BE को, DC और BE को हमने ज्वाइन कर दिया। इतनी चीज़ें जो भी आप डॉटेड दिख रहे हो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन है और ये माइंड में रहना चाहिए कि हमें अगर थेल्स थ्योरम प्रूव करना है तो क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रा DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB and join BE and CD, BE and CD। हमने BE और CD को ज्वाइन कर दिया। अब इसका प्रूफ बेटा इधर देख लो। प्रूफ का मतलब ये है कि अब हम लोगों को ये प्रूफ करके बताना है कि ऐसा होगा। अगर DE BC के पैरेलल है तो ये ऐसा होगा। इसके लिए सबसे पहले इसका जो लेफ्ट साइड है AD/DB उसको मैं लेता हूँ और ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल इसमें सेलेक्ट करें कि उनका एरिया का रेशियो जब निकालें तो हमें AD/DB मिल जाए। तो एक ट्रायंगल में सिलेक्ट कर, जैसे AD चाहिए तो ADE ले लिया, दूसरे में BD चाहिए तो हमने BDE ले लिया। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, तो इनकी एरिया का रेशियो लेना है बेटा। एरिया ADE अपान में एरिया BDE, इन दोनों की एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? तो यहां से हम लोग लिखेंगे, जैसे देखो आप सबसे पहले जो एरिया का फार्मूला याद करके आए हो ट्रायंगल के 1/2 बेस इंटू हाइट, वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो 1/2 तो रहेगा, बेस क्या है? ADE का बेस देखो बेटा, ट्रायंगल ADE का बेस। तो बेस में हम लोग ये DE को नहीं लेंगे, AD पर जो EN है वह परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे 98 डिग्री दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। तो बेस हम लोग AD को लेंगे और EN को इसका हाइट ले लेंगे। तो बेस हो गया AD और हाइट हो गया EN अपान में। दूसरा ट्रायंगल BDE को लेंगे तो BDE को, अब इसका बेस तो BD रहेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस BD। और हाइट के लिए क्या करेंगे? तो देखो बेटा ये एक्चुअल में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है क्योंकि एंगल BDE या 90 डिग्री से बड़ा है। तो किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, वह ट्रायंगल के आउटसाइड होता है, बाहर होता है। कैसे फाइंड करते हैं? तो ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करो और दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो। तो मैंने BD को बढ़ाया और E से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो E से BD पर जो परपेंडिकुलर है वो भी EN के ही जैसा है, EN है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे EN, हमने यहाँ पे लिख दिया EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो जाएगा AD अपान में BD। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा, अब समझा नहीं सर। अच्छा, एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल हमने लिया था ADE, मैं यहाँ बाहर निकाल बताता हूँ। ये ट्रायंगल है आपका ADE और दूसरा ट्रायंगल BDE दिख रहा है, तो ये है BDE। अब एक्चुअल में जो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं, जैसे इसका एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस टाइप के ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है, वो ट्रायंगल के बाहर होता है। तो जैसे इसका तो दिख रहा था कि इसका ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गया, तो ऊपर तो ऑलरेडी हमने EN लिख दिया, लेकिन इसका कहाँ है? तो इसके लिए क्या करा हमने, इसको प्रोड्यूस किया, बढ़ाया। तो देखो बेटा BD को बढ़ाया गया ये तक और इस वाले E से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो यही तो EN है। देखो ये बढ़ाया और इसे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जो EN है, मतलब जो EN आ रहा है वही इस ट्रायंगल का भी हाइट माना जाएगा। क्लियर है यार?
ठीक है। तो ये हमने एक बना, एक ये लेफ्ट साइड का जो है ये हमने फाइंड कर लिया कि AD अपॉन BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD होगा। अब दूसरा, अब राइट साइड के लिए देखो, AE अपॉन EC है, तो फिर हमें ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसकी एक साइड AE मिले और एक साइड EC मिले, दो ट्रायंगल में हमें देखना है। तो जैसे AE के लिए मैंने एक ट्रायंगल AED लिया, यहाँ लिखेंगे एरिया AED अपॉन में एरिया। दूसरा हमने ले लिया CED जिसमें C मिल जाएगा, एरिया CED, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब AED में देखो बेटा, AED में हमें बेस बनाना है AE को, तो 1/2 इंटू बेस AE इंटू, अब इसके लिए हाइट क्या होगी, तो देखो इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है, DM, तो इसका परपेंडिकुलर DM हो जाएगा अपॉन में 1/2 बेस। अब CED के लिए बेस हमें C लेना है, तो यहाँ लिख दो C और इंटू में हाइट यानी अल्टीट्यूड। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इस साइड को प्रोड्यूस करो और D से इसे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा DM, तो यहाँ पे आ गया DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया AE अपॉन में CE इक्वेशन 2, ये हमें मिल गया। यहाँ भी जो DM मैंने ले रखा है जैसे नीचे वाला, तो CED देखो, CED भी क्या है, ऑप्टिक एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए CE को बढ़ा करके प्रोड्यूस करके D से उसे परपेंडिकुलर डाला है जिसको हम DM बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इन दोनों को यदि मैं इक्वल बता देता हूँ, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, तो यही तो प्रूव करना है, तो इसको इक्वल बताने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को इक्वल बताना पड़ेगा। अब आप केयरफुली अगर यहाँ पे चेक करते हो तो देखो ऊपर का ट्रायंगल जैसे एरिया ADE, मतलब दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल जो न्यूमरेटर में है वो दोनों सेम ट्रायंगल है, बस उनका नाम चेंज करके लिखा गया है। लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल देखो BDE और CED, तो यहाँ देखो BDE और CED, ये दोनों ट्रायंगल डिफरेंट है, तो हमें इनकी एरिया इक्वल बतानी होगी। तो इनकी एरिया इक्वल है, एक 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, अभी मैं लिख करके बताता हूँ। सिंस एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CED, और इसके आगे लिखोगे रीजन मेंशन करना है, ये इक्वेशन 3 है। रीजन मेंशन क्या करना है, जैसे 9th में हमने पढ़ा था कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल कॉमन बेस पर हो, यानी कि दोनों की एक साइड कॉमन हो और ये दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के यदि बीच में हैं, तो वो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल एरिया वाले होंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, BDE में DE जो साइड है, CED में भी वो DE साइड है, मतलब DE जो साइड है वो दोनों में लाई कर रहा है, मतलब DE कॉमन बेस हो गया और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि DE जो है BC के पैरेलल है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन से, तो वही चीज यहाँ लिखनी है, हैविंग कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये ऐसा है, इसलिए इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आप इक्वेशन 1-2 में देखोगे तो थर्ड इक्वेशन ये बता रहा है कि इसका नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया और इसमें नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल है, और ऊपर वाले तो दोनों ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इक्वल है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सिंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों से चेक करें तो LHS ऑफ
LHS of 1 and 2 are equal. 1 और 2 का LHS इक्वल है, therefore we can say that अगर दोनों का LHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में CE। और यही आपको प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था। AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। EC या CE दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। ये थ्योरम ये डायरेक्ट थ्योरम ही पूछी जाती है एग्जाम में, और नहीं तो इस पर क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। अब हम लोगों को इसका ये तो हमने देख लिया कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC होता है, लेकिन इसके कुछ दूसरे इसके फॉर्म्स भी हैं, वो 2 से 3 मिनट का है, उसको भी देख लेते हैं कि इसके और दूसरे फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, जिससे कि देखने में अलग लगेगा, लेकिन क्या होगा वो भी थेल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या होते हैं वो देख लो बेटा। रफ कर दो आप। यस सर। In other form of the BPT, अभी हमने देखा था कि जैसे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में यदि DE लाइन BC के पैरेलल है तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू BPT, अकॉर्डिंग टू BPT क्या हमने देखा था पहला कि ये AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC होगा। ये हमने देखा था कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो मतलब इनवर्स कर दो, तो इसको हम लोग DB अपान में AD इज इक्वल टू EC अपान में AE भी लिख सकते हैं। पहला तो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC है ही, लेकिन अगर इसका उल्टा भी यानी कि BD अपान में DA इक्वल टू CE अपान में ये आता है तो भी थेल्स वेरीफाई होता है। तीसरा फॉर्म देखिए, तीसरे फॉर्म के लिए अगर AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC में 1 प्लस कर दिया जाए, सिंस AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC, एडिंग वन on both sides, therefore AD अपान में DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान में EC प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो इधर DB, ये कुल मिला के हो गया AD प्लस DB इज इक्वल टू, इधर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा EC यानी कि AE प्लस EC। अब डायग्राम में देखो बेटा, AD प्लस DB, इसको हम बोल सकते हैं AB, तो ऊपर का हो गया AB और नीचे तो DB ही रहेगा, इज इक्वल टू AE प्लस EC,
ये बन गया AC, तो ऊपर का हो गया AC अपान में EC। तो ये थेल्स का ये दूसरा फॉर्म ये भी है। अगर ऐसा भी कहीं आता है, अगर ऐसा भी आता है तो भी थेल्स है, ऐसा आता है तो भी थेल्स को वेरीफाई करता है, और ऐसा आता है तो भी थेल्स को वेरीफाई करता है। ठीक है बेटा, इसका चौथा फॉर्म देखो। चौथे फॉर्म में अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो DB अपान में AB इक्वल टू EC अपान में AC। ये भी थेल्स को वेरीफाई कर रहा है, ये भी थेल्स को वेरीफाई कर रहा है। अब दो फॉर्म और देखना है हमें। अब इसको ले लो बेटा, ये दूसरा वाला फिफ्थ, सिंस DB अपान AD इक्वल टू EC अपान AE। अब इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर DB अपान में AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपान AE प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा AD, यानी कि ये हो जाएगा DB प्लस AD इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम AE बनेगा, ये हो जाएगा EC प्लस AE इज इक्वल टू DB प्लस AD। अब डायग्राम में देखो, DB प्लस AD ये बन गया आपका AB, तो ऊपर हो गया AB अपान में नीचे हो गया AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, ECA AEA ये बन गया AC, ये हो जाएगा AC अपान में नीचे है CAE। तो ये फॉर्म AB हो गया बेटा ये थेल्स का। अगर ऐसा भी वेरीफाई होता है तो भी कह सकते हो थेल्स वेरीफाई हो रहा है। और लास्ट सिक्स्थ, इसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो AD अपान में AB इक्वल टू AE अपान में AC, ये भी थेल्स को वेरीफाई कर रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने 6 बताया था, ये तो ओरिजिनल है जो हमने प्रूव करा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 तरीके से आप जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वह 100% करेक्ट होगा क्योंकि थेल्स के ये अनदर फॉर्म्स हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। तो कल अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, इसी का कन्वर्स, जिसको कन्वर्स ऑफ थेल्स हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स इसी एक्सरसाइज में है, उसको भी करेंगे, फिर जाकर के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ बेटा देखिए, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी हो ही गया था, प्रोबेबिलिटी, और नहीं उसमें शायद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने उसका वो रिकॉर्ड करके भेज दिया, आप देख लेना। ठीक है, उसको हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो 6 चैप्टर जो ट्रायंगल्स का है, इसमें एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ के आए थे, इसी चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है ये हम जाने कि व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट शेप और साइज दोनों में क्या हो, सेम हो। शेप मीन्स देखने में, साइज मीन्स उसको मेजर करने में, मापने में, नापने में। अगर दोनों में एक जैसा है तो हम कहें कि वह दोनों ट्रायंगल या दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर सिर्फ शेप में एक जैसा हो
और साइज में डिफरेंट हो, शेप में एक जैसा हो, साइज में डिफरेंट हो, तब हम कहेंगे कि वह सिमिलर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक ये इतना बड़ा ये रेक्टेंगल है और दूसरा मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये दोनों ही रेक्टेंगल आपस में सिमिलर हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देखने में एक जैसे हैं इसलिए दोनों सिमिलर कहे जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आई कि दोज ऑब्जेक्ट्स whose shape in same in shape but not in size is called similar, and those objects are same in shape and size both is called congruent। तो इस डेफिनेशन को एक बार हम लोग थोड़ा सा नोट कर लें। ये देखिए सिमिलर क्या होता है? तो सिमिलर का मतलब होता है इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम इन शेप एंड इन रेशियो or proportion in size is called similar। तो ये दोनों सिमिलर कहे जाएंगे, जो शेप में सिर्फ एक जैसा हो बट साइज में डिफरेंट हो। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मैंने अभी बताया था, ये एक स्क्वायर है और जिसकी चारों साइड इक्वल है, एंड दूसरा ये मैंने बताया ये भी स्क्वायर है और इसकी भी चारों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये कहे जाए कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ही सिमिलर हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट शेप में एक जैसा हो, साइज में रेशियो में हो, तो वो सिमिलर होते हैं। लेकिन जो हम लोग 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए थे उसमें बिल्कुल कॉपी, यानी कि जैसा शेप मतलब शेप और साइज दोनों में एक जैसे अगर हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, साइन ऑफ सिमिलरिटी का अभी हम लोग जब कॉन्ग्रुएंसी के सिमिलरिटी या जब ट्रायंगल की बात करेंगे, अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट की बात करी, जब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पे ये भी बताएंगे कि उसका साइन क्या होता है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को ये इतना कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक सेकेंड, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, इन सब के बारे में ही एक फिल इन द ब्लैंक्स करके एक एक्सरसाइज है छोटी सी, बस उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये तो समझ में आ गया, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। ये एक सिमिलरिटी का एग्जांपल बताया। दूसरा सिमिलरिटी का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है और यहाँ पे एक हमने दूसरा सर्कल ले लिया, ये भी सिमिलर है। एवरी सर्कल्स आर सिमिलर, इसकी रेडियस कुछ और है, इसकी रेडियस कुछ और है। इसी तरह से अगर रेक्टेंगल की बात करें तो एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल मान लो कि ये हमने ले लिया यहाँ पे। ये तीसरा एग्जांपल हो सकता है, ये भी आपस में सिमिलर है क्योंकि इसका ये दोनों साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है, एंगल सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इसके भी सभी एंगल 90 डिग्री के हैं
और जो ये साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं। तो ये सभी जो पेयर ऑफ फिगर्स मैंने बताया, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, तो ये सभी एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तब फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लो, उसमें फिल इन द ब्लैंक से उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। रफ कर दूं? यस सर। ओके। एक्सरसाइज 6.1। सिक्स पॉइंट वन में दे रखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स हैं और उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। पहला लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी दिया गया है और उसमें से हमें करेक्ट वर्ड यूज करना है। जैसे फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, और यहाँ पे गैप दे रखा है और उसके बाद लिखा है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल करना है, क्या होगा? तो इसमें ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिमिलर। ये सिमिलर इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा दे रखा है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, यहाँ भी ब्लैंक दे रखा है और यहाँ भी सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? सिमिलर ही होगा। इसका भी आंसर सिमिलर है। थर्ड पार्ट दे रखा है ऑल, ब्लैंक है, ऑल के बाद ब्लैंक दे रखा है और उसके बाद ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां लिखा है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और आगे दे रखा है इसमें आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इक्विलेटरल। तो आप यहां लिख दो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। फोर्थ पार्ट इसमें दे रखा है 2 polygons of the same number of sides, 2 polygons of the same number of sides are similar if, ये दे रखा है their corresponding angles are, their corresponding angles
आर, बीच में डैश है, एंड बी में दे रखा है दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यहां भी डैश है बेटा, आगे दे रखा है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, एक जगह दे रखा है इक्वल और दूसरा है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। तो ये बताना है कि पहले वाले ब्लैंक में इस वाले में इनमें से क्या आएगा और इस वाले में इनमें से क्या आएगा। ये कह रहे हैं दियर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बेटा हमेशा इक्वल होता है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल, और जो साइड्स होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, तो आप यहां लिख दें प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ये 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। यस सर। ड्रॉप कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, give 2 different example of pair of similar and non-similar figures. इसमें सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल और नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल ऑफ 2 सिमिलर फिगर्स, क्या है पहला, जैसे हमने ले लिया 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर, ये क्या है, ये सिमिलर फिगर से एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ही था। जैसे मान लो एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर मान लीजिए कि ये है, तो ये दोनों ही फिगर क्या है, सिमिलर है। दूसरा एग्जाम्पल में 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये लिया मैंने जिसकी ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों एंगल इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसा लिया, ये भी इक्विलेटरल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है और ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ही सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा पूछ रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ 2 नॉन सिमिलर फिगर, 2 नॉन सिमिलर फिगर्स। इसका एग्जाम्पल पहला, जैसे मान लो ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर,
या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ए रेक्टेंगल एंड ए ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल। ये दोनों क्या होंगे, ये नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। जैसे एक रेक्टेंगल है, ये कुछ ऐसा आएगा, एक ट्रायंगल है तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं हो सकते। दूसरा, ये सर्कल एंड ए ट्रेपेजियम, ये भी क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स है। सर्कल में एक ये सर्कल ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम बना दिया, तो ये दोनों ही क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स है। आया बेटा समझ में? ये सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हैं, ये नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रफ कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इसमें जो फिगर दिया गया है वो सिमिलर है या नहीं है, ये बताना है। तो जैसे इसमें पहला जो डायग्राम है यह कुछ ऐसा दिख रहा है, यह रोहम्बस है, क्योंकि सभी की साइड क्या है, सभी साइड 1.5 सेंटीमीटर की है। P, Q और S ये दे रखा है, और दूसरा डायग्राम एक स्क्वायर है। A, B, C, D ये दे रखा है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये बताना है क्या दोनों सिमिलर हैं? तो नहीं सिमिलर हैं, ये दोनों का शेप एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो लिख रहे हैं देयर इज नो सिमिलर फिगर्स, देयर इज नो सिमिलर फिगर्स। यह सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लियर है? यस सर। ओके।